हाँ जी, चलो इस मैडम को जवाब देते हैं। ये डॉली फेमिनिस्ट बोल रही है कि यू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू फेमिनिज्म ओनली। द रीज़न यू कुड गेट एजुकेशन एंड राइट टू स्पीक इज़ ऑल ड्यू टू फेमिनिज्म। एल्स कप का दूध में डुबा के मार देते। हैव सम शेम, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। इसमें कितने सारे गलत पॉइंट हैं मैं समझाता हूँ। ट्विटर पे जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब ऐसा कुछ दिया नहीं, खास नहीं दिया। तो क्योंकि उस पर वहाँ पे वर्ड का लिमिटेशन होता है तो जवाब दे पाना मुश्किल है ब्रॉडली। तो यू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू फेमिनिज्म ओनली। लास्ट मैंने जब चेक किया था मेरे को तो पता कि माँ बाप ने दोनों ने मिल के पैदा किया, एक ने नहीं किया। और फेमिनिज्म नॉट इज इक्वल टू वुमेन, ठीक है ना। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो सारे औरतों को उसमें घुसरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मर्द भी होते हैं फेमिनिस्ट। ओके, तो माँ ने पैदा किया, बाप ने कमाया, पाला पोसा, दोनों ने मिलकर बड़ा किया। ओके, तो वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। द रीज़न यू कुड गेट एजुकेशन, राइट टू स्पीक इज़ ऑल ड्यू टू फेमिनिज्म। तो लास्ट मैंने ये भी जब चेक किया तो भारत में सबके लिए एजुकेशन मतलब है, राइट है उनका एजुकेशन के ऊपर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एजुकेशन के ऊपर कि तुम औरत हो तो तुम पढ़ नहीं सकती। सोशल प्रेशर्स हो सकता है, हर फैमिली अलग अलग होती है, ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, कोई ज़्यादा लिबरल होता है, वो अलग बात है। लेकिन स्टेट की तरफ से, देश की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई किसी के ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम औरत हो इसलिए तुमको पढ़ाई नहीं करने देंगे, ठीक है। और जो बोलने की बात है फ्री स्पीच, तो उसका तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको राइट टू स्पीच, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो वो भी फेमिनिज्म ने नहीं दिया, ये भी गलत है। दूसरी बात, ये भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रही है। ओके, अब ये तो एग्जिस्ट करता था, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, ये अभी भी करता है। डेफिनेटली नंबर थोड़े पहले से कम है। जैसे हरियाणा में सबसे घटिया नंबर्स थे 2011 में, 1000 लड़कों के ऊपर 833 लड़कियाँ थी। तो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लाए, गवर्नमेंट ने कुछ किया, उसको वो सेक्स आइडेंटिफिकेशन को बच्चे के पैदा होने से पहले उसको बैन करवा दिया गया, उस पर पेनल्टीज़ लगा दी गई। फिर लड़की पैदा होने पर आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत से स्कीम्स के तहत पहुंचाई गई और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी दी। तो ऐसा करते करते 2019 आते आते 1000 लड़कों के ऊपर 920 लड़कियां हरियाणा में हो गई। तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो 1970 वाला सीन अभी भी चल रहा है। लोग धीरे धीरे बदलते हैं भाई, इतना बड़ा देश है, 120 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं इधर, हर एक बंदे को एक दिन में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और फिर आप नीति आयोग का वेबसाइट पे जाओ, जाके सेक्स रेशियोज़ देख लो, पूरे साल के हिसाब से दिए हुए हैं। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, भले स्लो पेस में हो, क्योंकि किसी एक स्टेट में ज़्यादा होगा इम्प्रूवमेंट, किसी एक स्टेट में कम होगा, तो नेशनल एवरेज में वो अफेक्ट करता है अल्टीमेटली जाके। ये प्रॉब्लम तो था, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि फेमिनिज्म ने इसको ठीक करवा दिया, ये गलत है। क्योंकि सरकार ने भी मदद की, एजुकेशन ने भी मदद की लोगों के धारणाओं को बदलने के लिए। तो मुफ्त में यहाँ पे क्रेडिट लेने आ जाते हैं ये लोग, और ये बोल रहे हैं कि राइट एंड रॉन्ग का, सही गलत के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करना सीखें। इनको अगर आता तो ये हर चीज़ को सही या गलत तरीके से नहीं देखते। ये लोग ऐसे हैं कि जब भी कोई लड़की कोई क्राइम करती है तो उसको जस्टिफिकेशन देती है कि उसका शायद मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, इसीलिए उसने ये इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। और जब भी कोई लड़का सेम क्राइम करता है तो उसको इमीडिएटली क्रिमिनल का टैग दे दिया जाता है, और उसको जो उसने क्राइम किया है उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी। ये लो एक गया, ये लो दूसरी मैडम, ये बोलती है men benefit from the institution called marriage, yet will act like martyrs and share शादीज़ बर्बादी jokes on WhatsApp. If this is not the finest form of gaslighting, then what it is? अब ये भी कोई अलग ही दुनिया में रहती है लगता है। फेमिनिस्टों का, आप जितने भी फेमिनिस्ट के साथ बात करेंगे उनके साथ एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि कोई एक इंसिडेंट उठाएंगे कि मान लो कहीं पे कुछ हुआ है किसी एक औरत के साथ,
कोई ज़्यादती हुई है, कोई क्राइम हुआ है, वो एक इंसिडेंट को उठाएंगी और सारे देश के सबके ऊपर उसको जनरलाइज कर देंगे, सारे मर्दों के ऊपर कि एक मर्द ने क्राइम किया। और अगर कोई सेम क्राइम कोई महिला करती है, या तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, या फिर सेम उसको जस्टिफाई करने आ जाएंगे ये लोग। तो इनका हिपोक्रेसी, इनकी जो लोग इनसे रेगुलरली डिस्कशन करते हैं, एंगेज होते हैं, उनको तो पता है, मगर दूसरे लोगों को तो ये लगता होगा, जो लोग इनकी सिर्फ एक तरफा इनकी बात सुनते हैं और ऑपोजिट साइड वाला क्या बोल रहा है वो नहीं देखते, उनको तो ये लगता होगा कि पता नहीं कितना बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं मैरिज पे। तो ये देखो भाई, मैरिज हो या ना हो, मान लो ऐसे ही कोई रिलेशनशिप में है हम, या ना भी है, ये जितने भी सेक्शंस हैं आप देख रहे हैं, ये मेंस डे आउट का फोटो है, इन लोगों ने शेयर किया था ट्विटर पे, बना बनाया मिला इसलिए मैंने ले लिया। भी सेक्शन है आईपीसी के, ये सारे ये एज्यूम करके चलते हैं, जब भी कोई फीमेल किसी मेल के ऊपर केस फाइल करती है इन सेक्शंस के अंडर में, तो ये एज्यूम करके चलते हैं ये लड़की सच बोल रही है और लड़का क्रिमिनल है। ये जो लॉज है ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अगर एक लड़की का रेप होता है वो तो रेप रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन एक लड़के का अगर रेप होता है वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश का कानून जो है वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता। ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो मेल रेप को एक्नॉलेज करे, ठीक है। और ये जो सारे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये इनमें ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है जिनके कारण कोई अगर सीधा साधा बंदे के ऊपर ये इन धाराओं पे केस ठोक दो तो उससे आराम से लाखों करोड़ों ऐंठे जा सकते हैं उसके औकात के हिसाब से। अब जो लोग सच में क्राइम कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर क्राइम किया है ऐसा कुछ तो बाहर में जाओ। जिन लोगों ने नहीं किया फिर भी उनके ऊपर ये केसेस हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आप उठा के देख लो, जैसे डाउरी का कन्विक्शन रेट कितना है, रेप का कन्विक्शन रेट कितना है, डोमेस्टिक वायलेंस का कन्विक्शन रेट कितना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्राइम्स नहीं होते हैं, लेकिन उनका यूज़ से मिसयूज़ ही ज़्यादा होता। बीवी अगर पति के ऊपर चिल्ला दे तो वो घर का मामला, पति पत्नी को थप्पड़ मार दे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है अलग से। बीवी पति को थप्पड़ मार दे तो वो भी घर का ही मामला होता है। ऐसे केसेस हम रोज़ देखते हैं। एलिमोनी, जब डिवोर्स लेने जाओगे तो तुमको एलिमोनी देनी पड़ती है, और कितनी मोटी रकम देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को 20-25 लाख बहुत होता है, ज़िंदगी उसकी आधी ख़त्म हो जाती है इतना पैसा एक साथ करने में, और फिर एक झटके में वो पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। दूसरी सेकंड पॉइंट, चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी में क्या होता है, बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हारा अकेले का नहीं है, बच्चा पति पत्नी दोनों का है, लेकिन कस्टडी क्या मिलेगी, किसको मिलेगी, माँ को। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आई हैव नेवर सीन अ काफ गोइंग विद द बफलो, द काफ ऑलवेज गोज विद द काव। तो मतलब मेरा बच्चा मेरे पास तो नहीं रह सकता, कस्टडी उसको मिलेगी, मगर चाइल्ड सपोर्ट मेरे को ही देना होगा। पैसा मैं ही दूंगा उसके पालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकता। और अगर देखना भी होए तो औरत के पास कस्टडी है, और अगर ये बोल दे कि तुम नहीं मिल सकते तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको जाना होता है कोर्ट में। अब कोर्ट में जाओगे तो क्या होगा, आपको लॉयर लेना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा, फ्री में तो कोई लॉयर आपका केस नहीं लड़ेगा ना। तो अगर साल में 5-6 बार आपको बच्चे से मिलने के लिए या बात करने के लिए कोर्ट पे जाना पड़े, 10-20 हज़ार करके भी अगर पकड़ो तो लाखों चले जाएंगे आपको इस प्रोसेस में। फिर आ जाओ एडल्ट्री पे। थोड़े ही दिन पहले एक केस हुआ था, एक पति ने अपनी बीवी के, वो लोग शायद किसी एक वजह से अलग रह रहे थे, तो उसी बीच में उस बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल गया, तो पति को पता चल गया और उसने सबूत निकाल लिए। तो उसने हज़ारों अपने न्यूड पिक्चर्स किसी दूसरे को भेजे हैं, तो उसके ऊपर उसके पति ने केस कर दिया दिल्ली पुलिस में। तो बीवी ने कर दिया उसके ऊपर डाउरी हरासमेंट का केस। फिर पति पहुंचा एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है तो तुम उसको डिवोर्स दे दो। भाई डिवोर्स भी तो
फ्री में नहीं मिलता, उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर उसकी डिमांड्स को नहीं माने तो ऐसे ही डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस ये ठोक दिए जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये कैसे ये लोग बोल देते हैं एक तरफा बात, शादी से सिर्फ मर्दों को फ़ायदा ही होता है। कहाँ फ़ायदा होता है, कुछ को होता होगा। और फिर प्रॉपर्टी, अगर डिवोर्स होता है तो तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर भी पत्नी जो है वो दावा ठोक सकती है। तो कुछ दिन पहले एक केस आया था, लाइव लॉ की तरफ से एक आर्टिकल आया था, मैंने उसको देखा था। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर जो केसेस हुए हैं वो फर्जी है, लेकिन तुमको अपनी पत्नी को इतने करोड़ मेंटेनेंस और इतने करोड़ का एक फ्लैट देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि केस झूठा है, फिर भी उसको बोल रहा है, पति को बोल रहा है कि उसको इतने करोड़ रुपए मेंटेनेंस देने होंगे और इतने करोड़ का एक फ्लैट उसको देना पड़ेगा। तो किसी भी तरफ से मर्दों के लिए, अगर आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, मैं क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बीवियों को मारते होंगे, पीटते होंगे, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे साधे शरीफ इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर आप शादी करते हो तो 100% चांस है भाई, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला होगा। ये लोग जब ऐसी बातें करते, प्रॉब्लम ये है ना, इनके ताल में ताल मिला के हाँ करने वाले सिंपोड़े बहुत हैं। और इन्हीं लोगों के वजह से इनको लगता है कि नहीं, ये मतलब एक अलग ही सेंसेशन है इनके दिमाग में कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। फेमिनिस्टों के साथ आप जिस बंदे ने भी कभी डिबेट किया हो तो उनको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता लग चुकी होगी कि ये लोग डेटा, फैक्ट्स या लॉजिक के ऊपर नहीं जाते। इनको अपने अंदर जो फीलिंग है, जो उनको अच्छा फील होता है, उसके हिसाब से वो आपसे डिबेट करेंगे। और अगर आप उनसे एग्री नहीं करते तो आपको पता नहीं क्या टाइटल दे दिए जाएंगे, मिसोजिनिस्ट से लेके रेपिस्ट, जो मुंह में आए वही बोल देंगे। ट्विटर पे इनके साथ मैंने डायरेक्ट कोई एंगेजमेंट नहीं किया, क्योंकि उधर अगर कमेंट करने जाओगे तो इनकी आर्मी इतनी बड़ी है, लिंचिंग सड़क पे नहीं, लिंचिंग सीधा ट्विटर पे हो जाती है। उस वजह से मैंने उधर जवाब नहीं दिया, इधर आके वीडियो पे जवाब दे रहा हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। तो जी बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू जी अगर देखा आपने।